नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। आज की कक्षा का हमारा जो अध्याय है वो है सतत विकास। जैसा कि आपको सतत विकास के शाब्दिक अर्थ से पता चल रहा होगा कि सतत विकास से तात्पर्य ऐसे विकास से है जो लगातार और अनवरत होता रहे। चलिए सतत विकास के बारे में हम आगे पढ़ते हैं और सैद्धांतिक रूप से इसकी परिभाषा, सैद्धांतिक रूप से जानते हैं कि वास्तव में सतत विकास होता क्या है। सतत विकास एक बहुआयामी विचार है। सतत विकास की अवधारणा ने सभी व्यक्तियों के लिए सभी जगहों तथा सभी समयों पर पारिस्थितिकी, आर्थिक तथा सामाजिक दशाओं में सुधार के विचार पर जोर दिया है। सतत विकास प्राकृतिक व्यवस्था के महत्व को, जो कि पृथ्वी में जीवन के अस्तित्व को बनाए रखती है, के महत्व को स्वीकार करती है। इस विचार को सर्वप्रथम 1964 में अंतर्राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम द्वारा पर्यावरण व विकास के मध्य एक संबंध स्थापित करने के प्रयास के रूप में किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1964 के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम हुआ था। उस अंतर्राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम के अंदर पर्यावरण एवं विकास के मध्य एक संबंध स्थापित करने के प्रयास के रूप में सतत विकास की विचारधारा को लाया गया था। क्योंकि हम ये देखते हैं, जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में भी पढ़ा है, कि पर्यावरण किसी क्षेत्र के अजैविक तत्वों, अजैविक संसाधनों और वहाँ के जैविक संसाधनों के मध्य अंतःक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली एक दशा होती है, एक प्रक्रिया होती है, उसे हम वहाँ का पर्यावरण कहते हैं। जब कभी भी जैविक संसाधन कभी भी इन प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, उनमें शोषण करते हैं, तो वहाँ का एक संतुलन बिगड़ने लगता है और उससे हम पर्यावरण संकट के रूप में जानते हैं, या जिसे हम पहले पर्यावरण अवक्रमण के रूप में जानते हैं। और जब अवक्रमण की स्थितियां आगे बढ़ जाती है तो पर्यावरण संकट में बदल जाता है। तो 20वीं शताब्दी तक जब आके हमने देखा कि मानव ने अपने आर्थिक विकास, मानव ने अपने औद्योगिक विकास आदि गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डाला और पर्यावरण पर गहरी क्षति डाली, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वो संतुलन बिगड़ने लग गया। जो एक पर्यावरण में संतुलन हुआ करता था वो संतुलन बिगड़ने लग गया और पर्यावरण में अवक्रमण प्रारंभ हो गया। अवक्रमण की जो अगली दशा होती है वो पर्यावरण संकट के रूप में जानी जाती है। पर इस समय तक मानवीय समुदाय के अंदर ये बात समझ में आने लग गई कि मानव स्वयं एक पर्यावरण का जीव है, एक प्रकृति का जीव है, अतः उसे इसके साथ सामंजस्य बनाकर रखना होगा। इसी सामंजस्य को बनाए रखने के लिए जो विचार निकलकर सर्वप्रथम सामने आया उसे सतत विकास कहा गया। और इस विचार के बारे में खुलकर जब बात की गई 1964 में एक अंतर्राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम के द्वारा, जहां पर्यावरण एवं विकास के मध्य एक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया, जहां पे सतत विकास की बात की गई। इसी के साथ 1969 में पर्यावरण समस्या पर वैज्ञानिक तथा 1971 में यूनेस्को द्वारा मनुष्य तथा जैव मंडल में विकास की योजनाओं व विकास प्रक्रिया में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन पर जोर दिया गया। पर्यावरण को बचाने के लिए विकास की इस प्रकार की अवधारणा को सामने रखा गया कि पर्यावरण बचा रहे और विकास भी न रुके। तो इस प्रकार की ये जो अवधारणा थी, इसे सतत विकास कहा गया। और इसे आगे बढ़ाने के लिए 1969-71 विश्व स्तर पर कई प्रकार की संगोष्ठियां, सम्मेलन और आपस में कई बार प्रकार की बैठकें रखी गई और सतत विकास की अवधारणा धीरे धीरे आगे बढ़ी। सतत विकास की अवधारणा का मूल विचार प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रायोजित विश्व संरक्षण नीति, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, प्रकृति हेतु विश्वव्यापी कोष आदि संगठनों द्वारा विचार दिया गया। ये विश्व के कुछ ऐसे संगठन हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण करने के लिए कार्य करते हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रोत्साहित करते हैं, अन्य देशों को प्रोत्साहित करते हैं, अन्य संगठनों को प्रोत्साहित करते हैं। तो इन्होंने भी सतत विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाया और सतत विकास का जो मूल विचार था वो ये था कि प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाए। इन संगठनों का मूल विचार ये था कि कोई भी समाज
तब तक आत्मनिर्भर व सतत विकास को नहीं बनाए रख सकता जब तक कि उसकी जीवनदायिनी व्यवस्था तथा जैव विविधता का संरक्षण ना किया जाए। अब बात यह आती है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी देश में, किसी समाज में सतत विकास की अवधारणा को यदि आगे बढ़ाना है, और न केवल आगे बढ़ाना है बल्कि उसे लंबे समय तक बनाए रखना है, तो उसके लिए क्या किया जाना आवश्यक है। तो इन संगठनों को यह मानना था कि कोई भी समाज तब तक आत्मनिर्भर व सतत विकास को नहीं बनाए रख सकता जब तक कि उसकी जीवनदायिनी व्यवस्था, अर्थात उसका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो वहां का उनका जीवन जीने का स्तर है, वो इस स्तर तक ना पहुंच जाए कि वो पर्यावरण के संरक्षण के बारे में सोचें। इन संगठनों की यह धारणा भी रही कि उन संसाधनों का कम से कम उपयोग किया जाए जिनका पुनर्विनीकरण नहीं किया जा सकता। अब कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे संसाधन प्रकृति में देखते हैं कि जिनका हम उपयोग कर लेते हैं पर उसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, अर्थात वो पुनः जीवित नहीं हो सकते। जैसे कि मान लिया जाए कि हमने लकड़ी की उपयोगिता को, यदि उपयोगिता के लिए, हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमने एक वृक्ष को तने से काट दिया, उसको समूल नष्ट कर दिया और हमने अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर ली, हमने उसे जला लिया, तो वो वृक्ष तो वहां से खत्म हो गया। बजाय कि हम उस वृक्ष को समूल नष्ट करने के, हम अपनी लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उस वृक्ष की शाखों को काट लें, कुछ एक शाखाएं काट लें। वृक्ष तने से तो वहां पर मौजूद रहेगा, वृक्ष जीवित रहेगा और कुछ समय पश्चात वो वृक्ष अपनी शाखाएं फिर से बढ़ा लेगा। तो एक तरह से वृक्ष का विनाश भी नहीं हुआ और हमारी अपनी आवश्यकता भी पूर्ण हो गई। तो बात ये की जा रही है कि हमें संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि उनका नवीनीकरण किया जा सके, और उन संसाधनों का कम से कम उपयोग किया जाए जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता। मतलब ऐसे कई संसाधन हैं जिनका, जैसे कि अभी खनिज संसाधन है, खनिज संसाधनों का हम उपयोग कर लेते हैं पर उनका नवीनीकरण उस हिसाब से नहीं हो सकता। जैसे कोयला है, अब कोयला एक ऐसा संसाधन है जो कि लाखों करोड़ों सालों में जाकर बनता है, पर हम उसका यदि उपयोग कर लेते हैं तो वो खत्म हो जाएगा। एक समय के पश्चात ऐसे परंपरागत ईंधन के साधन धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। तो ऐसे संसाधन पुनर्नवीनीकरण योग्य नहीं होते। अतः ये संगठन ये मानते हैं कि हमें इन संसाधनों के उपयोग को कम से कम करना चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र में इन संसाधनों की वहन क्षमता को ध्यान में रखकर ही उनका उपयोग किया जाना चाहिए। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में संपन्न विश्व पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन की पृष्ठभूमि में सतत विकास की यही विचारधारा प्रमुख रूप से आधार बनी। परिभाषा। अब सतत विकास की परिभाषा किस प्रकार दी जाती है, सैद्धांतिक रूप से इसकी परिभाषा किस प्रकार की दी गई है, चलिए इसको देखते हैं। सतत विकास का मुख्य विचार प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं सतत उपयोग करते हुए दीर्घ काल तक आर्थिक विकास तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि प्रदान करना है। साथ ही न्यायपूर्वक व प्रकृति के साथ मित्रता पूर्वक रहकर जीवन व्यतीत करना है। अब हम बात करते हैं सतत विकास का मुख्य विचार क्या है। सतत विकास का जो मुख्य विचार है वो ये है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण प्रदान करना है। जो भी प्राकृतिक संसाधन है जिसे हम प्राप्त करते हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार के जैसे ईंधन के संसाधन के रूप में हो, चाहे वो खनिज संसाधनों के रूप में हो, चाहे वो जल संसाधनों के रूप में हो, विभिन्न प्रकार के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं हमें उनको संरक्षण प्रदान करना है। और संरक्षण प्रदान करने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि हमें उनका उपयोग या उपभोग नहीं करना है, बल्कि हमें उनका इस तरह से उपयोग करना है कि उन संसाधनों का दीर्घ काल तक उपयोग किया जा सके, अर्थात वो इस गुणवत्ता को लेकर रहें, इस गुणवत्ता को बनाए रखें और उनका जीवन इतना लंबा हो जाए कि लंबे समय तक हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर सके। ऐसा ना हो कि हम खुद ही उनका उपयोग करके यहाँ खत्म कर दें। जैसे संसाधनों की बात करूं, पेट्रोलियम, तो हमें पेट्रोलियम का इस प्रकार से उपयोग करना है, सीमित रूप में उपयोग करना है कि आने वाली पीढ़ियां भी उसके उपयोग को कर सकें। जैसे कोयले का हमें इस प्रकार से उपयोग करना है। आर्थिक विकास तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि प्रदान करना तथा न्यायपूर्वक प्रकृति के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना। अगला, हमारा साझा भविष्य में सतत विकास को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। ऐसी विकास की नीति जो हमारे वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ बिना समझौता किए
अगली पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमताओं को सुरक्षित करे। मतलब सतत विकास की जो परिभाषा दी गई है वो ये दी गई है कि एक ऐसी विकास की नीति होनी चाहिए जो हमारी वर्तमान की आवश्यकताओं को तो पूर्ति कर ही ले, पर साथ में आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम हो, अर्थात ऐसी विकास नीति। तो ऐसी विकास नीति तभी संभव है जब हमारा विकास ऐसा हो कि हम वर्तमान के संसाधनों को भविष्य की पीढ़ी के उपयोग के लिए बचाकर रख पाएं। सतत विकास का अभिप्राय अविच्छिन्न विकास से है, ऐसा विकास जिसमें हम अपने जीवन स्तर में सुधार करते हुए अपनी समस्त संपदा व धरोहर को अक्षुण्ण रूप से अगली पीढ़ी तक पहुंचा सके। ऐसा विकास, सतत विकास से तात्पर्य ऐसा विकास, लगातार विकास, इस प्रकार का विकास हो कि हम अपनी आवश्यकताएं तो पूरी कर ही लें, हम अपने जीवन स्तर में तो ऊंचाइयां ले आए, उसका सुधार ही कर लें, पर हमारी जो वर्तमान प्राकृतिक संपदा है, धरोहर है, उसको इस प्रकार से बचाए रखें कि वो अगली पीढ़ी तक भी पहुंच सके। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने सतत विकास की परिभाषा इस प्रकार दी, यह परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें संसाधनों का दोहन, निवेश की दिशा, प्रौद्योगिकी के विकास और संस्थागत परिवर्तनों की दिशा में एक मध्य तालमेल हो और जिससे मानवीय आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने की वर्तमान और भावी क्षमताओं में वृद्धि हो। सर्वप्रथम 1972 में विश्व में पहली बार पर्यावरण विषय पर चर्चा का मुख्य केंद्र बना, जिसमें विश्व स्तर पर 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र का महासम्मेलन आयोजित किया गया। स्टॉकहोम में 1972 में मानव पर्यावरण विषय पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था और उस सम्मेलन के अंदर सतत विकास की अवधारणाओं को बहुत मजबूती से सबके सामने रखा गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि सतत विकास का तात्पर्य वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए प्राकृतिक संसाधनों को इस प्रकार संरक्षण देना है कि वो भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बने रह सकें। इस सम्मेलन में विश्व के अनेक देशों के प्रतिनिधियों ने वन विनाश, धरती का गर्म होना, ओजोन परत का कमजोर होना तथा अन्य अनेक पर्यावरणीय समस्याओं पर सामूहिक चिंतन किया। इस बैठक के सुझावों के आधार पर 1983 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग गठित किया गया। इस समय तक विश्व के सभी चिंतकों व पर्यावरणविदों द्वारा एक बात पर सामूहिक रूप से जोर दिया गया कि सभी जीवधारियों के सुरक्षित जीवन के लिए विश्व का पर्यावरण का संरक्षण होना बहुत आवश्यक है। जब ये सम्मेलन हुआ तो यहाँ पे जितने भी विश्व के प्रतिनिधि आए उन्होंने इस बात पर जरूर जोर दिया कि विश्व के अंदर यदि हमें जीवधारियों के जीवन को सुरक्षित रखना है तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है, पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। और जब पर्यावरण की गुणवत्ता बनी रहेगी, जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तभी इस पृथ्वी पर जीवधारियों का भविष्य लंबे समय तक सुनिश्चित हो पाएगा। इस आयोग के अध्यक्ष नॉर्वे के ब्रिटलैंड द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर 3 से 14 जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट का नाम दिया गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन एवं संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन स्वीकार किया गया। अब सतत विकास की अवधारणा की जब बात करते हैं तो सतत विकास का तात्पर्य हमेशा पर्यावरण संरक्षण से आता है। अब विश्व में पर्यावरण के लिए संरक्षण, पर्यावरण के लिए बचाव की कई प्रकार की योजनाएं बनाई गई, कई प्रकार के उसके लिए वहाँ पे समिट अर्थात सम्मेलन आयोजित किए जाने लगे। इसी संदर्भ में एक बहुत बड़ा सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में 1992 में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन नाम दिया गया। इसमें विश्व के अनेक देशों ने भाग लिया और वहां पे ये निर्णय लिए गए कि जलवायु परिवर्तन के ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रस्ताव था उसे भी स्वीकार किया गया। ब्रिटलैंड आयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिषद को भी अपनी रिपोर्ट दी गई, जिसकी चर्चा संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में की गई।
पृथ्वी के अस्तित्व को बचाने के लिए पुनः 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 1997 को विश्व के लगभग 160 देशों के प्रतिनिधियों ने जापान के क्योटो शहर में एकत्रित होकर इस सम्मेलन में हुए समझौतों के अनुसार 36 विकसित देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करना स्वीकार किया। अब जापान के क्योटो शहर में जो सम्मेलन हुआ था 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 1997 को, यहां पर विश्व के लगभग 160 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और पर्यावरण के विषय के ऊपर चर्चा की गई थी। पर्यावरण किस प्रकार से दूषित हो रहा है, पर्यावरण को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, इसी संबंध के अंदर यहाँ पर यह निर्णय लिया गया कि जो विश्व के विकसित देश हैं, क्योंकि विकसित देश ही ज़्यादा औद्योगिक देश हैं और वहाँ पे ज़्यादा कारखाने हैं, वहाँ पे ज़्यादा उत्सर्जन होता है ऐसी गैसों का जो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती हैं और पर्यावरण को क्षति पहुँचाती हैं। तो 36 विकसित देशों ने ये स्वीकार किया कि वो अपने देश से निकलने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लेकर आएंगे। इस समझौते के तहत ये विकसित देश 2012 तक कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य 5 गैसों के उत्सर्जन में 5.2% कटौती करेंगे, किंतु इन समझौतों को न मानने वालों के विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं था। अब ये समझौते तो किए गए, बात रखी गई, पर मान लीजिए कि उन्होंने ये बात तो स्वीकारी और ना माना जाए तो उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि जो उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता। तो देखा जाए तो ये समझौता तो किया गया, पर ये उनके ऊपर निर्भर था कि वो इसे माने या ना माने। इसके बाद 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक पृथ्वी तथा पृथ्वी के निवासियों, जीवों आदि के भविष्य पर चिंतन करने के लिए दक्षिण अफ्रीका, जिसमें विश्व के प्रमुख 200 पर्यावरण प्रेमियों, शासनाध्यक्षों, पृथ्वी प्रेमियों के विचार विमर्श के बाद सम्मेलन समाप्त हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य 10 वर्ष पहले अर्थात 1992 में रियो डी जेनेरो में संपन्न हुए पृथ्वी सम्मेलन 1, जिसमें 172 देशों के प्रतिनिधियों, प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों तथा पर्यावरणविदों ने चर्चा में भाग लिया था, उस बैठक की प्रगति की समीक्षा की गई थी। जोहान्सबर्ग में संपन्न यह सम्मेलन पृथ्वी तथा पृथ्वी के निवासियों के भविष्य तथा संसाधनों को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस सम्मेलन में व्यापार, कृषि सब्सिडी के साथ साथ सामाजिक व आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तनों, वन विनाश, स्वास्थ्य तथा एड्स जैसी घातक बीमारियां, जल संकट, ऊर्जा के संसाधनों का विकास, गरीबी हटाने तथा गरीब और अमीर देशों के बीच बढ़ते अंतर को समाप्त करने के उपायों पर विचार विमर्श पर सहमति बनाई गई थी। असाइनमेंट, आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा है इससे संबंधित जो प्रश्न आपके सामने है वो पहला प्रश्न है सतत विकास क्या है। इसके अंदर आपको सतत विकास की परिभाषा देनी है। अधिकतम आप इसमें 20 शब्दों में परिभाषा दे सकते हैं। दूसरा है सतत विकास पर आपको लेख लिखिए। सतत विकास पर आपको लेख लिखना है। इसके लिए आप अधिकतम 200 शब्दों में अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही हम अगले अध्याय के नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे।